श्रीनिवास हो भाई। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम श्रीनिवास है। ईश्वर की हसीन कृपा, आप सबका प्यार, स्पॉन्सरशिप, मेरे स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सरों के साथ काम करते हुए मैं 13 जनवरी 2011 से सोबर हूँ और मेरा होम ग्रुप है हैदराबाद AA ग्रुप। तो दोस्तों, आज मुझे होप स्नेहांचल पायनियर ग्रुप वालों ने मुझे ये लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आके प्रॉब्लम इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस फ्रॉम ग्रुप्स टू एरिया असेंबली टू कॉन्फ्रेंस टू GSP इस विषय के ऊपर एंड देयर सॉल्यूशन मेरा अनुभव बांटने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं ये ग्रुप का आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये लायक समझा कि मैं आपके बीच में आके अपना अनुभव बांट सकूं। तो मैं अपना अनुभव चालू करने के पहले एक डिस्क्लेमर छोड़ना चाहता हूं कि मैं कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं, कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं। मैं एक मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस हूँ। आप ही के जैसा मैं एक बेवड़ा हूँ और आज जो कुछ भी मैं शेयर करूंगा ये शायद मैंने AA का लिटरेचर पढ़ते हुए मेरे स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सियों के साथ और डिफरेंट ट्रस्टेड सर्वेंट पोजीशंस में मैंने अपना काम करने के कारण जो अनुभव मैंने लिया है वो अनुभव आपके सामने लगाऊंगा। बाकी जो कुछ भी अगर मैं जो बोलता हूँ अगर वो AA का लिटरेचर से नहीं मिलता है तो आप उसको कचरे के डिब्बे में फेंक सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या मेरा अनुभव प्रामाणिक नहीं है। AA का साहित्य प्रामाणिक है और ये सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको डिफरेंट पैम्पलेट्स अवेलेबल है, बुकलेट्स अवेलेबल है, जनरल सर्विस मैन्युअल अवेलेबल। इसमें आपको क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया है कि सर्विस में हम क्या कर सकते, कैसा करेंगे, इसके तौर तरीके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली गिवन है। AA का अनुभव में अपना साहित्य में दिया गया है। तो दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को समझने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि मुझे होम ग्रुप क्या होता है मालूम नहीं, AA का मेंबर कौन है उतना जानकारी नहीं है, AA में सर्विस पोजीशन क्या होते हैं इसका भी जानकारी नहीं है, सर्विस पोजीशन जो काम करते हैं उनका रोल क्या है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ये बगैर जानकारी के बगैर मैं थोड़े सर्विस पोजीशन काम कर चुका हूँ। जैसे ग्रुप लेवल पे मैंने ग्रुप का सेक्रेटरी बना, ग्रुप का ट्रेजरर बना, सर्विस बॉडी का सेक्रेटरी बना और हाँ, मैं डेलीगेट भी बन चुका हूँ कि डेलीगेट का रोल क्या है, डेलीगेट क्या करता है, डेलीगेट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये मुझे उतना समझ नहीं था। मगर धीरे 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 जब मैंने कार्यक्रम को लेने लगा और मेरे स्पॉन्सर मुझे ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया, जब मैंने उनको जाके स्पॉन्सरशिप के लिए जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन क्या दिए बोले तो देखो भाई, मैं अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहता तो मेरे कुछ कंडीशन नंबर 1,
आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 फिजिकल मीटिंग अटेंड करोगे। कंडीशन नंबर 2, तीनों लेगेसीज में, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस में आप एक्टिव काम करोगे। कंडीशन नंबर 3, जब भी मैं आपको बोलता हूं आप स्पॉन्सियों के साथ काम करने के लिए तैयार रहोगे। अगर ये कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम दोनों मिलके प्रोग्राम करेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो, और जैसे ही मैं उनको एग्री किया और हम दोनों का जर्नी चालू हुआ, और धीरे 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 जब मैं आगे गया, जैसे ही मेरी 12 स्टेप्स का उन्होंने मुझे कैसा लेना है, कैसा करना है, वो एक राउंड होके मैं प्रैक्टिस में गया। ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने मुझे, ये ट्रेडिशंस हर एक जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एए में, घर में, काम के जगह। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे जब लिटरेचर पढ़ने के लिए बोला, तब मुझे समझ में आया कि एक में साहित्य हर एक चीज और हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जैसे हमारे इंडिया में अदर देन इंग्लिश 15 लैंग्वेजेस में लिटरेचर छपता है। असमी सिर्फ पैम्पलेट्स छपते हैं, बंगाली में बुक्स एंड पैम्पलेट्स छपते हैं, गुजराती में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, हिंदी में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, कन्नड़ा में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, खासी में सिर्फ पैम्पलेट्स छपते हैं, मलयालम में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, मराठी में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, उड़िया में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, कोंकणी में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, नेपाली में सिर्फ बुक छपता है, अभी तक पैम्पलेट नहीं है, पंजाबी में आपको बुक्स एंड पैम्पलेट्स, तमिल में बुक्स एंड पैम्पलेट्स, तेलुगु में बुक्स एंड पैम्पलेट्स और उर्दू में बुक्स एंड पैम्पलेट्स। अदर देन इंग्लिश ये सब छपते हैं, और इसका बहुत बड़ा लिस्ट भी है। तो दिस इज द मेन रोल ऑफ जीएसओ। जीएसओ का काम क्या है बोले तो आपको लिटरेचर ग्रुप्स के लिए अवेलेबिलिटी लगाना, और ये परमिशन जो आपको जीएसओ को छपने का परमिशन दिया जाता है, वो काम है AAWS का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज। वो लोग अपने को लाइसेंसिंग का, ट्रांसलेशन का और पब्लिशन का परमिशन देते हैं। उसके मुताबिक हम ये किताबों को छाप के वो ग्रुप्स के लिए, मेंबर्स के लिए अवेलेबिलिटी लगाते हैं, ताकि आप AA के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो जानकारी आपको लिटरेचर से मिल सकता है। दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ जनरल सर्विस ऑफिस। अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है ये भी मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, मगर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है वो सिर्फ ग्रुप्स ही है। ग्रुप्स के नीचे आपको जो ये डायग्राम में दिख रहा है, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव IGR या जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव GSR या डिस्ट्रिक्ट कमिटी रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों भी आपके जो भी सर्विस बॉडी के मुताबिक आपके ग्रुप्स के जरिए से एक ग्रुप, एक रिप्रेजेंटेटिव को, अगर आपके प्रदेश में जो रहते हैं, आपका सर्विस बॉडी इंटर ग्रुप है, तो आप एक IGR को अपने ग्रुप से इलेक्ट करके
आप वो आईजीआर मीटिंग में भेजते हैं और वो आईजीआर वो मीटिंग अटेंड करके वापस आके वो मीटिंग में ये हुआ है बोल के आपको इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस। अगर आपके प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कमिटी है तो जीएस आपको देना जाता है। अगर आपके जगह एरिया कमिटी है तो आइदर यू कैन सेंड ए जीएसआर या डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर। उससे ये आपको सर्विस बॉडी फॉर्म होता है। सर्विस बॉडी की जरूरी क्या है, कौन परमिशन दिया है सर्विस बॉडी लगाने के लिए? अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशन नंबर 9 नवा परंपरा या नवी रूढ़ी, कोई भी पढ़ेगा भाई, किसी के पास बुक है तो हिंदी में 9th ट्रेडिशन। हाँ नमस्कार। Anyone? हाँ, ए को कभी भी संगठित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सेवा समितियों का गठन कर सकते हैं जिसके लिए वो उत्तरदायी होंगे, जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं। राइट। तो ये परंपरा वेरी क्लियरली बताती है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप्स परमिशन देते हैं कि आप कोई सर्विस बॉडी को क्रिएट करो, कमिटीज को क्रिएट करो, जनरल सर्विस बोर्ड को क्रिएट करो, ताकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारा ये के सेवा के लिए आप उपस्थित हैं। यू आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ए ग्रुप सर्विसेस। हमें जो चाहिए, हमारे को साहित्य चाहिए। जैसे आनंद भाई अभी पूछ रहे थे कि आज हमारे बीच में कोई नया मेंबर है क्या, ऐसा ही फिजिकल मीटिंग में भी हम पूछते हैं, हाँ भाई आप आज हमारे बीच में कोई नया मेंबर है? हाँ, कोई आ गया, हाँ मैं नया मेंबर हूँ, तो उसको कोई पैम्फलेट देना है या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का किताब देना है, तो आपके पास वो अवेलेबिलिटी रहना ना। वो अवेलेबिलिटी के लिए आपने सर्विस बॉडीज का गठन किया है। यू आर फॉर्म्ड और क्रिएटेड ए सर्विस बॉडी। इसका ऊपर स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एरिया असेंबली। हमारे देश में प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है एरिया असेंबली में, क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो इंडियन जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में टोटल 73 डेलीगेट्स पूरा देश पर, मगर हमारे पास जनरल सर्विस ऑफिस में ये 73 डेलीगेट्स का एरिया मैप्स अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करता और उसका एरिया कितना बड़ा है या कितना छोटा है और वो एरिया में कितने ग्रुप्स आते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ बोले तो इसके ऊपर लगातार 1-2.5 साल से काम कर रहे हैं, मगर फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। इसका वजह क्या है? तो बहुत सालों तक इंडियन जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ। वो मिस्टेक क्या है बोले तो 1987 में इंडिया में पहली बार जनरल सर्विस ऑफिस का गठन हुआ है। तब बहुत ही कम ग्रुप्स थे। धीरे धीरे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंसेस चालू होने लगे। कॉन्फ्रेंसेस चालू होने के तो कॉन्फ्रेंस को जो डेलीगेट्स का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये क्या किया बोले तो
आप एक इंटर ग्रुप फॉर्म कर लो, और जो भी इंटर ग्रुप को फॉर्म हो जाएगा वो इंटर ग्रुप के नाम पे आपको डेलीगेट दिया जाएगा। ये प्रथा 2015 तक चली। 2015 के बाद जो भी नया डेलीगेट बने उनके लिए जनरल सर्विस ऑफिस ने एक फॉर्म दिया है। वो फॉर्म में आप अपना एरिया का नाम, आपके एरिया में कितने ग्रुप्स है, एरिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, और कोई सर्विस वाली है क्या ये वो एरिया में, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा दो, एक ही है तो एक ही दो, और एरिया मैप भी दो। और उसमें ये भी मेंशन करो कि उसके नियरेस्ट एरिया कितना दूर में है। दिस वॉज दी डेटा दैट जीएसओ पूछ रहा था। वो डेटा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में CNR कमिटी जो रहता है, चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमिटी, वो एक सजेशन देगा, हाँ ये एरिया को एक एरिया डेलीगेट अलाउ कर सकते, और वो सजेशन के मुताबिक जब वो कॉन्फ्रेंस फ्लोर में जाता है, कॉन्फ्रेंस फ्लोर वाले उसको अगर 2/3 मेजॉरिटी सब्सटैंशियल यूनानिमिटी से एग्री करते हैं तो that area delegate is formed. This is the procedure. 2015 से एडॉप्ट हुआ है। 2015 के पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेलीगेट्स है उसका एरिया नया एरिया में जो डेलीगेट्स बने हैं उससे जुड़ गया, then we will have the clear picture of 73 delegate areas. उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। ये एरिया असेंबली किस लिए है, क्या है इसका पर्पस? ये दो कैटेगरीज में आता है, एक इलेक्शन असेंबली, एक है नॉन इलेक्शन असेंबली। इलेक्शन असेंबली बोले तो आप अपने एरिया का डेलीगेट किसी को भी चुनते हैं तो वो एरिया में जितने ग्रुप्स आते हैं वो हर एक ग्रुप को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कम से कम 30 या 45 दिनों के पहले। देखो भैया, डेलीगेट का इलेक्शन हो रहा है और डेलीगेट बनना चाहता है कोई भी, उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स आपको जनरल सर्विस मैन्युअल में मिल जाएंगे। वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कंटेस्टेंट अगर आगे आना चाहता है तो वो फॉर्म भर के आप डेलीगेट इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और दिस इज कॉल्ड इलेक्शन असेंबली। अभी दूसरा है नॉन इलेक्शन असेंबली। आपके एरिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुपों के बीच में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को नहीं जम रहा, वो दोनों ग्रुपों के बीच में एक बहुत बड़ा वार हो रहा है और इश्यू बढ़ रहा है, मेंबर्स के बीच में इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई इश्यूज नॉन इलेक्शन असेंबली में डिस्कस करते हैं। नहीं तो वो एरिया में किसी प्रकार का एरिया का सर्विस एक्टिविटी आपको करना है तो वो एक्टिविटी के बारे में वो एरिया में आप नॉन इलेक्शन असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एरिया असेंबली। उसके बाद जो है जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या रहता है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया 73 एरिया के डेलीगेट्स थ्रू आउट द कंट्री आते हैं
उसके साथ साथ बोर्ड के 27 ट्रस्टीज, इंडिया में 18 रीजन है। तमिलनाडु में 2 रीजन है, नॉर्थ तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु। केरला में 1 रीजन है, कर्नाटका में 2 रीजन है, कर्नाटका साउथ, कर्नाटका नॉर्थ। उसके बाद आंध्रा में 1 रीजन है, तेलंगाना में 1 रीजन है, महाराष्ट्र में 4 रीजन है, एक नागपुर, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ का रीजन, एक पुणे का रीजन, वो जो सोलापुर, औरंगाबाद वो सब कवर करता है, और मुंबई में 2 रीजन, मुंबई मेट्रो 1, मुंबई मेट्रो 2, ये 7 और 4 11 रीजन। इसके साथ साथ आपको गोवा में 1 रीजन है, गुजरात में 1 रीजन है, 13। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश में 1 रीजन है, जो यूपी का थोड़ा पार्ट भी कवर करता है, 14। दिल्ली का 1 रीजन है, दिल्ली एनसीआर, जो राजस्थान को कवर करता है, दिल्ली को कवर करता है, पार्ट ऑफ यूपी को कवर करता है, और साथ साथ आपको थोड़ा हरियाणा एरिया भी कवर करता है। इसके साथ साथ आपको चंडीगढ़ का 1 रीजन है, जो एंटायर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी कवर करता है। इसके साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट का 1 रीजन है, जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग असम से लेके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वो सब कवर करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन। एंड एक है ईस्टर्न रीजन, जो कलकत्ता, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब कवर करता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 18 रीजनल ट्रस्टीज। इसके साथ साथ इनमें आगा 9 नेशनल ट्रस्टीज, क्लास ए या फ्रेंड्स ऑफ ए, जिनको अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इज कॉल्ड बोर्ड। तो 73 डेलीगेट्स, 27 ट्रस्टीज, एक जनरल सर्विस ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव और एक टीएसएम का एडिटर, ये पूरे मिलके 102 लोगों का जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में जो होता है, ये 4 दिनों का कॉन्फ्रेंस रहता है। यूजुअली मंडे को चालू होके थर्सडे कॉन्फ्रेंस एंड होता है। ऐसा ये नहीं कि इसी पैटर्न में होना चाहिए। एक बार संडे को चालू होके वेडनेसडे एंड हो सकता है, सैटरडे को चालू होके ट्यूसडे को एंड हो सकता है, लगातार 4 दिन चले। ये कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में जो भी डेलीगेट बन के आता है, उसका टर्म जो रहता है 3 कॉन्फ्रेंसेस के लिए रहता है, 3 कंटिन्यूस कॉन्फ्रेंस। जो भी पहली बार कॉन्फ्रेंस में आता है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, उसको कॉन्फ्रेंस में कमिटीज रहते हैं, 6 कमिटीज रहते हैं। एजेंडा कमिटी, बजट एंड फाइनेंस कमिटी, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन कमिटी, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कमिटी एंड चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमिटी। इन कमिटियों में नया डेलीगेट को ऐड किया जाता है थ्रू सिस्टम ऑफ हैश के प्रोसीजर में से लेते हैं और उनका नाम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। और पुराने कमिटी में जो 3rd टर्म डेलीगेट जो है, वो जब रोटेट हो जाता है ना, उसके जगह इसको
लेके जाके डालते हैं पूरा नाम लिख के। ये जब कमिटीज फॉर्म होते हैं, ये कमिटीज को एजेंडा दिया जाता है हर एक कमिटी को। वो एजेंडा का पर वो लोग डिस्कस करके वो उनका डेलीगेट कमिटी का रिपोर्ट बनाते। 2016 तक देयर वाज समथिंग कॉल्ड जॉइंट कमिटी। बोले तो जैसे ही आपके डेलीगेट्स के कमिटी जो बनता है, ट्रस्टीज ऑफ द बोर्ड में उनका भी कमिटी बनता है। उनको 3 कमिटीज रहते हैं। एक कमिटी है चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमिटी, एजेंडा कमिटी, ये दोनों का एक कमिटी होता है। बजट एंड फाइनेंस, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, इन दोनों का एक कमिटी होता है। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, पब्लिक इंफॉर्मेशन, इन दोनों का एक कमिटी रहता है। और ये कमिटी ट्रस्टीज भी जब डिस्कस करते हैं, ये डेलीगेट से कमिटी के साथ दोनों मिलके बैठ के जॉइंट कमिटी रिपोर्ट बनना है। और ये जॉइंट कमिटी रिपोर्ट फिलहाल 2017 से बंद है। लास्ट कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स ने जॉइंट कमिटी रिपोर्ट ये साल से ब्रेक करेंगे बोल के कॉन्फ्रेंस का एडवाइजरी एक्शन आया। अगर ये जॉइंट कमिटी रिपोर्ट के पहले क्या होता है बोले तो डेलीगेट कमिटी का रिपोर्ट बनता है। अभी तक ये 2025 में हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो प्रोसीजर क्या है बोले तो डेलीगेट कमिटी का रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस फ्लोर में जाता है। और कॉन्फ्रेंस फ्लोर में ईच आइटम को डिस्कस करके अगर उसके लिए कुछ मोशन बनाना है तो वो मोशन को 2/3 ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर्स, इसका मतलब क्या है, सपोज 102 लोगों का कॉन्फ्रेंस है, इसमें 80 लोग ही रजिस्टर हुए सब। ये 80 लोगों का 2/3 मेजॉरिटी बोले तो 160 डिवाइडेड बाई 3, 54 पीपल। अगर 54 लोगों ने 80 लोगों में ये कॉन्फ्रेंस का जो मोशन है वो मोशन को वो लोग एग्री करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल यूनानिमिटी एंड मोशन इज पास। मोशन पास होने के पहले ये जो लेफ्ट ओवर है ना, बाकी के 36 लोग, इनको एक मौका दिया जाता है। वो मौका है माइनॉरिटी वॉइस। आप ये मोशन को क्यों विरोध कर रहे हैं इसके बारे में बातचीत करो। तो 1 या 2 मौका दिया जाएगा, 2 लोग 3 लोग जाके अपना रिप्रेजेंटेशन सुनाएंगे। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, हम इसलिए ये मुद्दे के ऊपर हम अपना विरोध कर रहे हैं बोल के जब उन्होंने बताते हैं, उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस फ्लोर क्या करती है तो जो ये 54 लोगों ने हाँ बोला, इन लोगों में कोई भी ये माइनॉरिटी अपील सुनने के बाद अपना वोट को बदलेंगे क्या। तो अगर इसमें 3-4 लोग वोट बदल गए, ट्रांसफर ऑफ वोट हो गया, तो ये मोशन पास नहीं होता है, ये मोशन फिर विथहोल्ड हो जाता है। अगर मोशन पास हो गया है तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, इट इज एडवाइस गिवन बाय कॉन्फ्रेंस। इसका नेक्स्ट लेवल जो है दैट कम्स टू द बोर्ड। अभी जो जनरल सर्विस बोर्ड है, ये बोर्ड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये देश के बायलॉज के अंदर, देश के न्याय के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर काम करना चाहिए। क्योंकि जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया is registered with
कमिश्नर ऑफ चैरिटीज इन मुंबई, उन लोगों ने हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ अपना 80G एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स का कैटेगरी दिया है ट्रस्ट के जरिए भी। इसीलिए बोथ इज लीगल। अभी ये कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन, थोड़े कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस अगर वो उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अपने बायलॉज को के मुताबिक नहीं है, या ये एडमिट करेंगे तो अपन किसी और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऐसे निर्णयों को बोर्ड क्या करता है बोले तो ये एडवाइजरी एक्शन को फिर वापस कॉन्फ्रेंस को भेजता है। देखो भैया, ये कारणों के कारण हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर दोबारा आप चर्चा कीजिए। अगर आप चर्चा करके फिर सोचिए, दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। अगर ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मगर क्या होता है, ये प्रोसीजर समझने के लिए पहले अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट रहना चाहिए। दे हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर, जनरल सर्विस मैन्युअल जो इंग्लिश में, हिंदी में हम बताते हैं कि हम तकरीबन 50,000 मेंबर हैं, मगर जनरल सर्विस मैन्युअल हम 500 कॉपी ही छापे। वो हिंदी में तो ही 250 कॉपी ही छापे, और वो ऐसे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इसको खरीदते नहीं है, पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है, हमारे को कहीं को भैया ये झंझाटा में हम क्यों आए, हम अपना मीटिंग कर लेंगे, हम अपना शेयरिंग कर लेंगे, हम अपना प्रॉब्लम्स को अपने स्पॉन्सर के पास लेके जाएंगे, नहीं तो फेलो मेंबर्स के पास लेके जाएंगे, उसका हल देख लेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। मगर इस स्ट्रक्चर का महत्व क्या है? तो दिस स्ट्रक्चर इज विल डिसाइड आप ये जीवित रहेगा नहीं रहेगा आगे वाले जनरेशन। और इंडिया में अपने को और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो है 12 स्टेप मैक्सी। दिस इज द इंडियन स्ट्रक्चर। यूएस में जो है, वहां पर दो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक है अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विस, दूसरा है ग्रेप वाइन। वहां का एप्लीकेशन ऑफ दी एरिया सर्विसेज और इंडिया में बहुत फर्क है, क्योंकि आज पूरा विश्व का 95% काम जो है वो जनरल सर्विस ऑफिस ऑफ यूएस एंड कनाडा करती। अगर आपको बिग बुक छापना है तो वो बिग बुक छापने का परमिशन जो है वो वहां से आना चाहिए, या कोई पैम्पलेट आपको इंग्लिश में जो है कॉपीराइटेड लिटरेचर, वो कॉपीराइटेड लिटरेचर को आपको यहाँ पर प्रिंट करना है तो परमिशन वहां से मिलता है, और इसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। जैसे इंडिया में इंग्लिश के अलावा अपना जनरल सर्विस ऑफिस 171 बुक्स एंड पैम्पलेट्स को पब्लिश करता है, प्रिंट करता है।
और इसमें फॉर एग्जाम्पल एक बिग बुक को वो लोग आप जो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके वहां भेजते हैं, वो किताब को रिव्यू करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए, आप अपने लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए, जैसे हिंदी है, हिंदी का बिग बुक आपने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से, और उन्होंने ये बुक को आपने यूएस का जनरल सर्विस ऑफिस को अपने ऑफिस के जरिए से आपने भेजा है कॉपी, तो वो ट्रांसलेशन को वो लोग रिव्यू करने के लिए और उसको अप्रूव करने के लिए तकरीबन उनके जेब से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, 20 लाख रुपीज, और एक ट्रांसलेट को 10 लाख रुपीज खर्च होते हैं। और ये जो कुछ भी पैसा आता है, ऑल दिस कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल लिटरेचर फंड, उसको बोलते हैं ILF। और वो लोग बोलते हैं कि आप, जैसे हम यहाँ पर अपने ग्रुप सर्विसेज को चलने के लिए सेवेंथ ट्रेडिशन का कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये ILF को आप इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये ILF का कॉन्ट्रीब्यूशन इट गोज थ्रू योर जनरल सर्विस ऑफिस। अगर इंडिया में आपको जाना है तो इंडियन जनरल सर्विस ऑफिस के जरिए से आपको ILF का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते। तो ये ILF का चालू होने के बाद है, इसका मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ILF फंड्स जो हुआ है पूरा विश्व भर में, इंडिया है सन, क्योंकि इंडिया में उतना डाइवर्सिटी है, उतना लैंग्वेजेस, जैसे पूरा दुनिया भर में आज भी बिग बुक अदर देन इंग्लिश 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें 14 लैंग्वेजेस तक 13 भाषाओं में इंडिया में ऑलमोस्ट 1/5, 20%। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल लिटरेचर फंड को, सिर्फ हम $1,000 भेजते हैं, वो भी एक लास्ट 5 या 6 ईयर से हम भेज रहे हैं कंट्रीब्यूशन, उसके पहले कभी भी भेजे ही नहीं। ये दिस इज व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया, अपने ग्रुप्स में बिजनेस मीटिंग्स कम होते हैं, अगर हुए तो भी हम किसी मुद्दा के ऊपर चर्चा नहीं। जैसे अगर कोई भी सर्विस मीटिंग करना है तो वो सर्विस मीटिंग का पहला एजेंडा बनना चाहिए। वो एजेंडा पहले ग्रुप्स को आना चाहिए, ताकि वो लोग ग्रुप्स वो एजेंडा के ऊपर डिस्कस करके अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अपना ग्रुप का वॉइस सर्विस बॉडी जो अपना फॉर्म हुआ है वहां भेजते हैं। ऐसा ही अगर आपका डेलीगेट को आप भेज रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चालू होने के पहले ही, बहुत महीनों के पहले ही आपको कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हो रहा है एजेंडा आना चाहिए। मगर ये प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं हो रहा है, तो कॉन्फ्रेंस भेजती है डेलीगेट्स, आप अपना एजेंडा भेजो, 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले भेजते हैं, मगर कॉन्फ्रेंस होने के 1 हफ्ते पहले तक तो कहीं से भी एजेंडा नहीं है। तो समय कहाँ है ग्रुप्स के पास जाने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और ग्रुप वॉइस डेलीगेट तक पहुंचने के लिए, और डेलीगेट आके हमारा एरिया का ग्रुपों का वॉइस ये है बोल के कॉन्फ्रेंस को बताने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, ये नहीं हुआ है। उसी कारण आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स,
अगर ये अप्लाई होते हैं, हर एक आदमी जो तीनों वारसत्वों में एक्टिव रहना चाहता है, then things will go smooth. नहीं होने के लिए लाखों वजह ले सकते हैं, मगर सुधारी लाने के लिए हमें चाहिए डेडिकेशन, इंटरेस्ट, कमिटमेंट और अपने एए के लिए समय। जब और एए में और एक चीज क्या है, तो आप जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में या जनरल सर्विस बोर्ड में आप अपने लाइफ टाइम में एक ही बार आ सकते हैं। यू कैनॉट गेट इलेक्टेड सेकेंड टाइम। डेलीगेट बन गए वंस इन लाइफ टाइम, ट्रस्टी बन गए वंस इन लाइफ टाइम, ट्रस्टी से रोटेट हो गए, यू हैव नो मोर सर्विस पोजीशंस इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अभी मैं तेलंगाना रीजनल ट्रस्टी के जरिए से मैं काम कर रहा हूँ बोर्ड में, और मैं ये साल नवंबर में रोटेट हो जाऊँ। उसके बाद मैं इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी प्रकार का सर्विस पोजीशन के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैं एक ही कर सकता हूँ, एक ग्रुप का मेंबर बन सकता हूँ, एक स्पॉन्सर बन सकता हूँ, एक स्पॉन्सी बन सकता हूँ। ये तीनों पोजीशंस जब तक मैं शराब से दूर रह के आपके साथ चलते रहूंगा, these positions are available for me. Nobody can take away. So this is the, आपने जो बताया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी मेरी अनुभव और जानकारी थी वो मैंने आपको बताया। अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस भी एक एक बार जो निर्णय लेता है वो शायद गलत हो। इसका मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा। 2020 में साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु में, ग्रुपों के बीच में लड़ाई होने के कारण थोड़े ग्रुप्स बिछड़ के उन्होंने एक जीएसओ लगा लिया, और वो जीएसओ का नाम है साउथ इंडिया जीएसओ। जब उन्होंने ये जीएसओ फॉर्म किया, इसका इंफॉर्मेशन उन्होंने इंटरनेशनल डेस्क, यूएस एंड कनाडा जनरल सर्विस ऑफिस में इंटरनेशनल डेस्क बोल के एक रहता है, वो इंटरनेशनल डेस्क को इन लोगों ने एक मेल लिखा है कि हमने साउथ इंडिया का एक जीएसओ खोला है, और ये साउथ इंडिया में आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये चारों भाषाओं आते हैं, और बहुत सारा लिटरेचर छपता है, और ये लिटरेचर छापने के लिए और ये लिटरेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें परमिशन दो। दिस इज द मैटर दैट दे रोट। लिखने के बाद वहां से उन लोगों ने एक सुंदर सा रिप्लाई भेजा, कांग्रेचुलेशन, एक नया सर्विस बॉडी ओपन करने के लिए, मगर हमारे एक पॉलिसी है, हम एक देश को एक ही लाइसेंस देते हैं। इसके मुताबिक आपके देश में ऑलरेडी लाइसेंस दिया हुआ है, एक बॉडी है, और वो है। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें।
अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।